नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज देश को चोट लगी है। आज भारत गुस्से में है क्योंकि जम्मू कश्मीर में भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं और इनमें से एक जवान के पार्थिव शरीर को पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने क्षत विक्षत कर दिया है। पिछले 26 दिनों के अंदर यह दूसरा मौका है जब किसी भारतीय सैनिक के शरीर का इस तरह अपमान किया गया हो। पाकिस्तान की एक कायरों जैसी हरकत एक गहरे विश्लेषण की मांग करती है। आज ये खबर देखते हुए आपको भी बहुत क्रोध आएगा क्योंकि 132 करोड़ की आबादी वाले भारत में लोगों का खून इतना ठंडा नहीं पड़ सकता कि आतंकवादी सीमा पर हमारे वीर जवानों के मृत शरीर का अपमान कर दें और देश के लोग इस बात को नजरअंदाज करते हुए आराम से अपनी अपनी दिनचर्या पूरी करते रहें। भारत के आम लोगों को आज हुई घटना की गंभीरता का पूरा एहसास होना ही चाहिए। इसके अलावा नोटबंदी के फैसले को लेकर देश की राजनीति में हंगामे वाला महायुद्ध अब भी जारी है। 16 नवंबर को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था और आज 22 नवंबर हो चुकी है, लेकिन संसद के दोनों सदनों में अभी तक सिर्फ हंगामा हुआ है। संसद के मौजूदा सत्र में अब तक देश के टैक्स पेयर्स के 58 करोड़ रुपए बर्बाद हो चुके हैं। विपक्ष के इस रवैये की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के मुद्दे पर सीधे जनता से संवाद करने की पहल की है। प्रधानमंत्री ने अपनी मोबाइल ऐप पर नोटबंदी, कालाधन और भ्रष्टाचार से जुड़े 10 सवाल आपसे पूछे हैं। इसलिए आज हम नोटबंदी पर प्रधानमंत्री के इस सर्वे का विश्लेषण करेंगे। आज का बड़ा सवाल यह भी है कि अगर देश के विपक्ष को जनता की परेशानी की इतनी ही फिक्र है तो फिर संसद में जनता के पैसों को बर्बाद क्यों किया जा रहा है। और आज हमारे पास आपके लिए एक एक्स्ट्रा विचार भी है जिसके तहत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में ज्यादातर लोग टैक्स देने से परहेज क्यों करते हैं। और आज हम बांग्लादेश में हिंदुओं के सांस्कृतिक सफाई का डीएनए टेस्ट भी करेंगे। आपने अक्सर पाकिस्तान और भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों को यह बात कहते हुए सुना होगा कि भारत में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। कोई बुद्धिजीवी इस पर बहस नहीं करना चाहता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू आबादी तेजी से क्यों घट रही है। बांग्लादेश में जिस रफ्तार से हिंदुओं का सफाया हो रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा तो वर्ष 2046 तक बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। यह दावा बांग्लादेश के ही एक अर्थशास्त्री ने अपने नए रिसर्च में किया है। आज हम इस रिसर्च के आधार पर एक गहरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। कश्मीर के माछिल सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग में 3 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक शहीद के शव के साथ पाकिस्तान ने बर्बरता की है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ट्वीट करके पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा की है और सर्वोच्च बलिदान के लिए वीर शहीदों को सलाम किया है। उप सेना अध्यक्ष विपिन रावत ने पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जानकारी दी है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान की इस कायरता भरी कार्रवाई का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान एक स्टेट नहीं, एक ऑर्गेनाइज स्टेट नहीं है, एक टेररिस्ट स्टेट है। हमारी लगातार मांग है कि उसको एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर जो है इसका डिक्लेयर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बैन पर देश के लोगों की राय मांगी है। पीएम ने ट्वीट करके लोगों से कहा है कि वो नोट बैन के फैसले पर सीधे जनता की राय शुमारी चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने की अपील की है। नरेंद्र मोदी ऐप पर सर्वे में हिस्सा लेने वालों से 10 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल, क्या भारत में काला धन है? दूसरा सवाल, क्या भ्रष्टाचार, काले धन से लड़ना जरूरी है? तीसरा सवाल, सरकार के कदम पर आप क्या सोचते हैं? चौथा सवाल, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयास पर क्या सोचते हैं? पांचवा सवाल, नोट बैन के फैसले पर क्या सोचते हैं? छठा सवाल, नोट बैन से काला धन, भ्रष्टाचार, आतंक रुकेगा? सातवां सवाल, नोटबंदी से रियल एस्टेट, उच्च शिक्षा आम आदमी तक पहुंचेगी? आठवां सवाल, नोटबंदी पर असुविधा को कितना महसूस किया गया? नौवां सवाल, क्या भ्रष्टाचार के विरोधी अब इसके समर्थन में लड़ रहे हैं? और 10वां सवाल, क्या आप कोई सुझाव शेयर करना चाहते हैं? इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नोट बैन पर गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है। बाद में प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में ये भी कहा कि देश में कुछ लोग करप्शन और काले धन के पक्ष में खड़े हो गए हैं। करप्शन के पक्ष में भाषण लोग कर पा रहे हैं, करेक्शन के पक्ष में, काले धन के पक्ष में खुलेआम मैदान में उतर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोट बैन के फैसले को लेकर विरोध कर रहे शिवसेना के सांसदों को नसीहत दी है। शिवसेना सांसद पीएम से मिलने गए थे। पीएम ने उनसे कहा, मुझे बाला साहब ठाकरे को ऊपर जाकर जवाब देना है। मैं जवाब दे दूंगा कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन आप लोग क्या जवाब देंगे? मैं फैसला वापस नहीं लूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बात की। इस मुलाकात के बाद उद्धव ने कहा कि वो नोट बैन के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि इसे लागू करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। आणि आम्ही जो मुद्दा उचललेला आहे, मी पहिल्या दिवसापासून सांगतो की हा निर्णय तुमचा चांगला असेल, कारण आम्ही काय अर्थतज्ञ नाहीये। शिवसेना ने नोट बैन के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोट बैन के फैसले का सबसे अधिक फायदा गरीबों को होगा। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से आने वाले दिनों में कर्ज सस्ता हो सकता है। वित्त मंत्री के मुताबिक अब सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर अपना फोकस बढ़ा रही है और आने वाले दिनों में कैशलेस लेन देन से इकोनॉमी को फायदा होगा। कुछ समय के लिए कठिनाई रहेगी। अर्थव्यवस्था का और बीडीपी का लॉन्ग टर्म में साइज बढ़े, क्योंकि ऑफिशियल इकोनॉमी बढ़ेगी, शैडो इकोनॉमी कम होगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से नोट बैन के फैसले पर पीएम मोदी को बधाई देते हुए उन्होंने ये बात कही। नोटबंदी को लेकर विपक्ष के हंगामे की वजह से लगातार चौथे दिन भी संसद का कामकाज ठप रहा। लोकसभा में विपक्ष ने नोट बैन पर नियम 56 के तहत चर्चा कराने की मांग की, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर को बुलाइए, हम एडजर्नमेंट मोशन चाहते हैं, इसलिए कि सारे देश में गरीब लोग मर रहे हैं, किसान मर रहा है, शादियां टूट रही है। We are ready for the debate in this house. We are ready for the debate in that house. We are ready for a debate outside also. They are not coming out with constructive debate. वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम के मौजूद रहने की मांग को लेकर हंगामा किया। पार्लियामेंट के अंदर वेल के अंदर वही आते हैं जिनके पैसे वेल में है, समझ जाइए। नोट बैन के बाद पहले उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश में जीत हासिल की। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। बीजेपी ने लोकसभा की 4 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बाकी 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की शहडोल और असम की लखीमपुर सीटों पर जीत हासिल की, जबकि तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल की कूच बिहार और तामलुक सीट पर जीत मिली। It is a great victory, particularly the people of Assam have approved the strongest stand taken by our Honorable Prime Minister regarding demonetization. पीएम मोदी ने उपचुनाव की जीत पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, मैं विकास और सुशासन पर बीजेपी के मजबूत इरादे को लेकर लोगों के निरंतर विश्वास जताने पर उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उपचुनाव में तमिलनाडु की तीनों विधानसभा सीटों पर एआईएडीएमके ने जीत हासिल की, जबकि त्रिपुरा में सीपीएम ने दोनों सीटों पर कब्जा किया। पुडुचेरी के उपचुनाव में मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार वी नारायणसामी जीते। कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। बांदीपुरा के हाजिन में आज सुबह ये मुठभेड़ हुई। मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकियों के पास 2000 रुपए के 2 नोट भी बरामद हुए। आतंकियों के कब्जे से कुल मिलाकर 15,000 मिले, जिनमें 2,000 के नोट के अलावा बाकी 100 रुपए के नोट हैं। शुरुआती जांच के मुताबिक दोनों आतंकी लश्कर तैयबा के थे और पाकिस्तान से आए थे। 2 हेविली आर्म्ड टेररिस्ट को मार गिराया गया है। कुछ करेंसी रिकवर हुई है, जो कि उसका क्या डिनोमिनेशन है, कितनी क्वांटिटी है, ये पुलिस चेक कर रही है, क्योंकि सारे रिकवरीज को पुलिस को हैंडओवर करते हैं। कानपुर रेल हादसे में मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 150 हो गई। आज हादसे की जांच भी शुरू हुई। ईस्टर्न सर्कल के चीफ सेफ्टी कमिश्नर PK आचार्य ने कानपुर रेलवे स्टेशन पर जांच का काम शुरू किया। हादसे के शिकार ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड और TTE का बयान दर्ज कराया गया। ट्रेन का क्रूज है, उनका है, फिर उससे जो रिलेटेड जितने आदमी हैं, इसके अलावा जो कोई भी आकर के, हमने एड दिया हुआ है पेपर में, कोई भी आकर के एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई भी साक्ष्य जो है कुछ भी बता सकते हैं आके।
हादसे के करीब 45 घंटे बाद झांसी कानपुर रेल रूट पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हुआ। फिलहाल ट्रेनों को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरने की हिदायत दी गई है। ट्रैक के पूरी तरह फिट पाए जाने के बाद रफ्तार में बढ़ोतरी की जाएगी। हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए रेलवे ने आज झांसी के डीआरएम का तबादला कर दिया। इसके अलावा झांसी डिवीजन के 5 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। हादसे को लेकर जीआरपी ने यूपी सरकार के निर्देश पर रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत और स्विट्जरलैंड ने सूचनाओं के आदान प्रदान को लागू करने के लिए साझा घोषणा पत्र पर दस्तखत किए हैं। इस समझौते के बाद सितंबर 2019 से स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के खाते को लेकर ऑटोमेटिक जानकारी मिल जाएगी। हालांकि ये जानकारी 2018 और उसके बाद के खातों को लेकर ही मिलेगी। अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खारिज कर दिया। केजरीवाल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आपराधिक मानहानि का केस दायर कर रखा है। इस मामले में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका केजरीवाल ने दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज कर दी है। उन्होंने काफी देर सुना, जेठमलानी साहब को काफी देर सुना, और उन्होंने ये कहा कि देखिए, फौजदारी डेफेमेशन और दीवानी डेफेमेशन में फर्क है। केजरीवाल के खिलाफ अरुण जेटली ने पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि और दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल मानहानि का केस दायर कर रखा है। केजरीवाल ने दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई करने की अपील कोर्ट से की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिविल मुकदमे के चलते आपराधिक मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकती। आज मुझे आपको ये बताते हुए काफी तकलीफ हो रही है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर बर्बरता की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। पिछले 26 दिनों के अंदर ये दूसरा मौका है जब किसी भारतीय सैनिक के पार्थिव शरीर का इस तरह अपमान किया गया हो। आज माछिल सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 जवान शहीद हो गए हैं और 1 जवान के शरीर के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। सेना ने कहा है कि भारत की तरफ से इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माछिल सेक्टर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पड़ता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी माछिल सेक्टर के बेहद करीब है। आपको याद होगा, भारत की पैरा स्पेशल फोर्सेज ने हाल ही में जिस नीलम वैली को पार करके आतंकवादियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, वो नीलम वैली भी माछिल सेक्टर के काफी करीब है। ये ऐसे इलाके हैं जहां घने जंगल मौजूद हैं। यहां पर नदी और नालों का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी सेना की पोस्ट बनी हुई है। पाकिस्तानी सैनिकों की टुकड़ी अक्सर कवर फायर देकर आतंकवादियों को आगे बढ़ने में मदद करती है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक माछिल सेक्टर में 3 भारतीय सैनिकों की मृत्यु और 1 सैनिक के शरीर को क्षत विक्षत करने के लिए पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट जिम्मेदार है। डीएनए में 1 नवंबर को मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि कैसे पाकिस्तान की इस हैवानियत के लिए उसकी बॉर्डर एक्शन टीम जिम्मेदार है। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम में पाकिस्तानी सेना के कमांडो और प्रशिक्षित आतंकवादी शामिल होते हैं, जो भारतीय सीमा में घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। ये टीम छापामार युद्ध में माहिर होती है, जो पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के साथ मिलकर काम करती है। बॉर्डर एक्शन टीम को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सकें। 28 अक्टूबर को शहीद हुए भारतीय सेना के जवान मनदीप सिंह के शव के साथ बर्बरता की सारी हदें पार करने के पीछे भी पाकिस्तान की इसी बॉर्डर एक्शन टीम में शामिल आतंकवादियों का ही हाथ था। और आपको याद दिला दें कि जनवरी 2013 में भारतीय सेना के लांस नायक हेमराज और लांस नायक सुधाकर सिंह के पार्थिव शरीर के साथ बर्बरता करने के लिए भी पाकिस्तान की यही बैट टीम जिम्मेदार थी। इसी तरह वर्ष 1999 में जाट रेजिमेंट के शहीद कैप्टन सौरभ कालिया सहित 6 सैनिकों के शरीर को भी पाकिस्तान ने ऐसे ही अपमानित किया था। पाकिस्तान की खूनी टुकड़ी भारतीय जवानों पर हमला करने के बाद उनके शरीर का अपमान करने के अलावा उनके सिर काटकर भी अपने साथ ले जाती है। पाकिस्तान कश्मीर के नाम का इस्तेमाल करके यूनाइटेड नेशंस के मंच पर कूटनीतिक शतरंज खेलता है। यूएन रेजोल्यूशन को बिना पढ़े उसके आधार पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट यानी युद्ध की स्थिति को लेकर जेनेवा कन्वेंशंस क्या कहती हैं।
आपको बता दें कि जिनेवा कन्वेंशंस के तहत जो नियम मौजूद हैं उन्हें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आम नागरिकों, बीमार और जख्मी सैनिकों और युद्ध बंदियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। जिनेवा कन्वेंशंस के तहत साफ साफ कहा गया है, नो प्रिजनर ऑफ वॉर में बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल म्यूटिलेशन, यानी किसी भी युद्ध बंदी के शरीर के साथ अमानवीय हरकत नहीं की जा सकती। और अगर किसी जख्मी सैनिक की हत्या की जाती है और उसके शरीर के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है तो इसे जिनेवा कन्वेंशंस के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पाकिस्तान ने वर्ष 1951 में ही जिनेवा कन्वेंशंस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन नियमों को न मानना उसकी पुरानी आदत है। वैसे भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क ये भी है कि भारत मर्यादाओं का पालन करने वाला देश है, जबकि पाकिस्तान की सोच में आतंकवाद का जहर भरा हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि पाकिस्तान मर्यादाओं की सारी सीमाएं तोड़कर अमानवीय हरकतों पर उतर आया है। ऐसे में पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना भी बहुत जरूरी है। ये 132 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौलाने वाली खबर है। एक तरफ सीमा पार से पाकिस्तान हर रोज अपने रक्त चरित्र के सबूत दे रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना के रूप में खड़ी आतंकवादियों की फौज बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ रही है। आज भारत को गुस्सा दिलाने वाली एक ऐसी ही खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर से आई है। ये देश का वो इलाका है जो पाकिस्तान की सीमा के काफी करीब है और यहाँ आए दिन पाकिस्तान की पापी सोच के सबूत मिलते रहते हैं। आज शाम करीब 4:16 पर नॉर्दर्न कमांड के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर माछिल सेक्टर में भारत के 3 जवान शहीद हो गए हैं और इनमें से एक जवान के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया है। इस कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साफ तौर पे नजर आता है कि जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक था वो इतना कारगर था कि पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बुरी तरह से अभी तक बुखलाया हुआ है। हमारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान की वायलेशन जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा हो गई है और बड़े पैमाने पर घुसपैठ की रोज़ कोशिश करता है और ये कोशिशें जो है बजाय कम होने के आहिस्ते आहिस्ते ज़्यादा होती जा रही हैं। अभी जो उसने हमारे 3 सैनिकों को मारा है, जिसमें से एक को म्यूटिलेट किया है, साफ तौर पे लगता है म्यूटिलेट पॉसिबल नहीं था जब तक कि उनके ट्रुप्स ने हमारी साइड में आके उस सोल्जर को कैप्चर किया है, मारा है और मारने के बाद में उसकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है उन्होंने बॉडी को म्यूटिलेट किया है। ये खबर सामने आते ही पूरे देश में न सिर्फ शोक की लहर दौड़ पड़ी, बल्कि हैवानियत की सारी सीमाएं लांघने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का खून खौल उठा। ये जो है पाकिस्तान की जो बर्बरता है, क्योंकि पाकिस्तान जितने भी कहना चाहिए कि इंसानियत का जो चीज़ें हैं उस सभी को भूल चुका है और ये उनका इतिहास रहा है। क्योंकि आज वो वही उसी बर्बरता से वो काम कर रहे हैं जो पहले समय में होता है जब लोग जो है सिविलाइज सोसाइटी नहीं थी, तो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है पाकिस्तान, जिसके कारण पहले भी लगातार जो हमारे जवानों से वो ऐसा करता है। ये बहुत भर्त्सना योग्य है। पाकिस्तान के ऊपर एक शर्मनाक बात यह है कि एक शहीद जवान की बॉडी के शरीर के साथ उसको क्षत विक्षत किया गया है और लेकिन पाकिस्तान अब बुरी मौत मरेगा। पाकिस्तान को इसका कड़ा जवाब मिलेगा। भारत की सेना के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी ने सेना को पूरे आदेश दे दिए हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान के इस दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देगी। ज्यादा उम्मीद करते हैं, हिम्मतबाज सरकार है, हिम्मतबाज नेतृत्व है, तो क्यों हमारे जवान दर दिन इस तरह से बर्बरता से मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसा देश जो देश नहीं है, जो आतंकवादियों का एक अड्डा बन गया है, टेररिज्म की फैक्ट्री बन गई है, हाँ,
खत्म करो, कितना टाइम लगता है आपको? आज की दुर्दांत घटना में जहां 3 सैनिकों को वीरगति प्राप्त हुई, हमारा उनकी बहादुरी को सलाम, उनकी वीरता को सलाम, उनके परिवार के साथ संवेदनाएं। परंतु कमजोर मोदी सरकार से प्रश्न पूछने का समय आ गया है। 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब से अब तक 20 सैनिक मारे जा चुके हैं, 6 बीएसएफ के जवान मारे जा चुके हैं, 10 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। 300 बार पाकिस्तान ने सीमा पर जो संधि है उसका उल्लंघन किया है, पर मोदी जी क्या कर रहे हैं? इससे पहले 28 अक्टूबर को कुपवाड़ा जिले के ही माछिल सेक्टर में शहीद मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर के साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया गया था। मनदीप सिंह 17 सिख रेजिमेंट के सिपाही थे और उस समय देश का आक्रोश अपने उफान पर था। इस बारे में कहना चाहती हूँ, या तो पाकिस्तान को एक साथ ही खत्म कर दो, या फिर ये लड़ाई झगड़ा ये सब निवेदन सरकार से कि समझा दो पाकिस्तान वालों को। अगर समझते हैं ठीक है, नहीं तो खत्म कर दो हाथों से। कम रोज रोज तो दिवाली काली नहीं होगी ना सभी की। डरपोक हैं ये जो हैं, इन्हें क्या बोलें कि बहुत कुछ बोलने को दिल करता है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं फौजी, हमारे यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कोई भी हमारा व्यक्ति ऐसी जो कोजी हरकत है कभी भी नहीं करता। आए रोज हमारे जवानों को शहीद होना और उनके शरीर के साथ जो है आपत्तिजनक जो वो बर्ताव करते हैं, जो उनके कभी शरीर के अंग अखंडित करते हैं, तो इसके ऊपर एक कठोर कदम की जरूरत है। भारतीय सैनिकों के साथ पाकिस्तान की हैवानियत के पीछे उस बॉर्डर एक्शन टीम का हाथ है जिसे आप पाकिस्तान की बुज़दिल एक्शन टीम भी कह सकते हैं। इस टीम में शामिल आतंकवादियों और सैनिकों की टुकड़ी को पाकिस्तान इस तरह की ट्रेनिंग देता है कि वो क्रूरता की सारी हदें पार कर सकें। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर कब तक पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता रहेगा और हम सिर्फ जुबानी हमले करेंगे। पर्रिकर साहब, पाकिस्तानी सीमा पर लगातार गोलाबारी चल रही है, दोनों तरफ के जवान जख्मी हो रहे, मारे जा रहे हैं, कब तक ये चलेगा? जब तक पाकिस्तान, मुझे लगता है इस बारे में अपना ऑफेंसिव बंद न करे। वी आर नॉट टेकिंग इनिशिएटिव टू फायर अपॉन अनलेस फायर्ड ऑन अक्रॉस बॉर्डर एंड। माछिल सेक्टर में जहां सैनिक की क्षत विक्षत लाश मिली है वो एलओसी के बेहद पास है, लेकिन घने जंगल और पहाड़ की आड़ में पाकिस्तानी सैनिकों के रूप में मौजूद आतंकवादी अक्सर भारत में घुसपैठ कर लेते हैं और फिर इस तरह की हैवानियत को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का जो ये पाकिस्तान की फौज का जो ये एक्ट है कि एक सोल्जर की बॉडी को म्यूटिलेट करना, एक बहुत ही दरिंदगी और बहुत ही घटिया किस्म की सोच दिखाता है। जिनेवा कन्वेंशन ये साफ कहता है कि एक शहीद हुआ सोल्जर उसकी बॉडी को पूरे ऑनर्स के साथ रखता है। मैं आपका ध्यान करगिल के युद्ध की तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां हिंदुस्तानी फौज ने जितने भी इनके पाकिस्तानी सोल्जर थे उनको सबको ड्यू ऑनर के साथ उनको दफनाया। बट पाकिस्तान का ये जो सोच है, जो नजरिया है, वो आप सबको दिखता है, सारी दुनिया को दिख रहा है कि वो एक सोल्जर की बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं। इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, अगर आप देखिए, उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो चेंज होने वाले हैं। वो इस जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वही सेम स्ट्रेटजी रहेगी, हम बॉर्डर को शांत नहीं होने देंगे। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक सैनिकों के शव के साथ बर्बरता की यह घटना बिना भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ के नहीं हो सकती। ऐसे में अब वक्त आ चुका है जब सेना को खुली छूट दी जानी चाहिए ताकि एक शहीद की आत्मा को शांति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आप जानना चाहेंगे ये 3 बहादुर शहीद कौन थे? हमारे पास जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में शहीद हुए तीनों जवानों के नाम आ गए हैं। ये तीनों जवान राष्ट्रीय राइफल्स के थे। इनके नाम हैं गनर मनोज सिंह कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। शहीद होने वाले दूसरे जवान का नाम है प्रभु सिंह, जो राजस्थान के शेरगढ़ के रहने वाले थे। पाकिस्तानी सैनिकों ने प्रभु सिंह के शरीर के साथ अमानवीय हरकतें की हैं। राष्ट्रीय राइफल्स के जो तीसरे जवान शहीद हुए हैं, उनका नाम शशांक कुमार सिंह है। सिर्फ 25 वर्ष के शशांक गनर के पद पर थे और वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। हम देश के इन 3 शहीदों को आप सबके साथ मिलकर श्रद्धांजलि देते हैं और आज इन्हें सलाम करते हैं। आप सब लोग अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने घरों में बड़े आराम से बैठकर इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, लेकिन आज आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये बहादुर जवान जिस लाइन में खड़े थे, वहां पर 500 और 2000 रुपए के नोट नहीं मिलते, वहां पर सिर्फ गोलियां मिलती हैं। और ये जवान अच्छी तरह से जानते थे ये जिस लाइन में खड़े हैं वहां सिर्फ मौत मिलती है, वहां सिर्फ गोलियां मिलती हैं। उसके बावजूद इन जवानों ने कभी कोई शिकायत नहीं की और हंसते हंसते आप सबके लिए, हम सब के लिए, इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये हम उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं जो कुछ घंटे लाइन में लगने से परेशान हो जाते हैं। यहां पर आपको यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि 12 दिसंबर 1947 को कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के शहीद नंद सिंह के शरीर के साथ भी पाकिस्तान ने ऐसी ही अमानवीय हरकत की थी। नंद सिंह को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस समय ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में नंद सिंह उरी में पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने एक विक्टोरिया क्रॉस विजेता के पार्थिव शरीर का भी सम्मान नहीं किया। पाकिस्तान की सेना उनके शरीर को मुजफ्फराबाद ले गई और उनके शरीर को ट्रक में लादकर पूरे शहर में घुमाया गया। उस वक्त पाकिस्तानी सेना ने लाउड स्पीकर पर यह ऐलान भी किया था कि हर भारतीय सैनिक का यही हश्र होगा। दुख की बात यह थी कि बाद में शहीद नंद सिंह के शरीर को पाकिस्तानी सेना ने कूड़े के ढेर में फेंक दिया था और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को कभी भी ढूंढा नहीं जा सका। तो यह है पाकिस्तान की सेना। 28 अक्टूबर को जब शहीद मनदीप सिंह के शरीर के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने अमानवीय व्यवहार किया था, उस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स की 14 पोस्ट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। हमें लगता है कि इस बार पाकिस्तान ने युद्ध के सभी नियमों को तोड़ा है और इसका जवाब उसे मिलना ही चाहिए। पाकिस्तान को लेकर देश के लोगों में इस वक्त किस तरह का आक्रोश है, उसे महसूस करना आज आप सब के लिए बहुत जरूरी है। ये गुस्सा जायज है और इस गुस्से को महसूस करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आज दिखाना चाहता हूं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। इस वीडियो में कही गई एक एक बात भारत के हर नागरिक के दिल की बात है। ये पाकिस्तान पर एक तरह की संगीतमय सर्जिकल स्ट्राइक है। छड्डण ही नहीं सुके बड़ा हंसै के वेखिया, टल जो है बड़ी वारी कह के वेखिया। छड्डण ही नहीं सुके बड़ा हंसै के वेखिया, टल जो है बड़ी वारी कह के वेखिया। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰ, ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਪਿਆਰ। ਤੂੰ ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ 2 ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ 2 ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇੜਾ ਛੇੜਦੇ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਘੇਰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇੜਾ ਛੇੜਦੇ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਘੇਰਦੇ। ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ। ਤੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ 2 ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ 2 ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ। ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਰਦਾਰ, ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸਰਦਾਰ। ਤੂੰ
ਓਏ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਧੂਆਂ ਧੂਆਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੋ ਘੰਟੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ सरकार। सैनिक वो आदर्श होता है जिसकी जिंदगी और शहादत दोनों ही देश पर मर मिटने का संदेश देती हैं। सैनिक अपना सुख चैन, अपना घर परिवार, सारे रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर सीमा पर एक बंदूक लेकर खड़े हो जाते हैं। ये सब वो उस मां के लिए करते हैं जिसे वो भारत माता कहते हैं। एक फौजी जब भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात होता है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है। ना उसे अपनी खुद की मां दिखाई देती है, ना पिता, ना उसे बहन दिखाई देती है और ना भाई। वो अपनी पत्नी और बच्चों को भी भुला देता है और उसे सिर्फ अपने देश की फिक्र रहती है। हमें लगता है कि एक देश के तौर पर हमें एकजुट होना होगा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि भारत के बेटों के पार्थिव शरीर के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले पाकिस्तान को माफ नहीं किया जा सकता।